नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी फिजिक्स ऑप्शनल का मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का डेफिनेशन पूछ रहा है, उसका दो एग्जांपल पूछ रहा है सेंट्रल फोर्स का। फिर इसका सेकेंड क्वेश्चन उसमें पूछ रहा है कि एंगुलर मोमेंटम इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन सेंट्रल फोर्स फील्ड में। ठीक है, तो ये प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं, बिना टाइम बर्बाद करते हुए हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखना है, एक सेंट्रल फोर्स का डेफिनेशन लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे सेंट्रल फोर्स is a force whose magnitude only depends on the distance r of the object from the origin and is directed along the line joining them। कि मतलब अगर मान के चलिए कि इसके कारण यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो एक ए है एक बी है, तो पॉइंट ए के कारण पॉइंट बी पे कोई फोर्स लग रहा है, तो ये जो फोर्स लगेगा अगर ये सेंट्रल फोर्स है तो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर पे डिपेंड करेगा, और जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो अलोंग द लाइन होगा, मतलब या तो इधर की तरफ होगा या इधर की तरफ होगा, अलोंग द लाइन होगा, उसी एक्सिस पे होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एफ आर आर, मतलब सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा है और उसका डायरेक्शन आपका आर कैप में ही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहला है कि जो आपका सेंट्रल फोर्स होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। सेकेंड है आपका कि ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है कि कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स पे अगर वर्क डन किया जा रहा है तो एक पूरा लूप में, एक क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो हो जाता है। मतलब ऐसे हम लोग लिखते हैं एफ डॉट डी आर, तो ये जीरो हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं नेबुला क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है और नेबुला क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो हो गया, मतलब ये ई रोटेशनल है। ठीक है, ई रोटेशनल है। फिर क्या है कि ये मोशन इन अ प्लेन है, मतलब 2D में ही होता है इसका मोशन, 3D में नहीं होगा, मोशन इन अ प्लेन होगा। पांचवा क्या है कि इसका जो सेकंड क्वेश्चन है J इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट होता है, वो अभी हम लोग प्रूव करेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल देने के लिए बोला है ना, आप 3 एग्जाम्पल दे देना ताकि मार्क्स कटने का कुछ स्कोप रहे ही नहीं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल आप दे सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अगर आप देखेंगे तो जो एफ ई होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप ये होता है, मतलब सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा है और उसका डायरेक्शन भी आर कैप के डायरेक्शन में ही है। सेकेंड आपका हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें आप देखिए तो एफ जी, ये आपका क्या हो गया जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर कैप डायरेक्शन में। ठीक है, तीसरा आपका एग्जांपल हो गया स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स आप लिख सकते हैं एफ एस इज इक्वल टू के आर आर कैप, मतलब सिर्फ आर पे ही डिपेंड कर रहा है, के कांस्टेंट है और आर कैप डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल आपका हो गया। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन था कि आपको एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है एक सेंट्रल फोर्स फील्ड में, वो प्रूव करना है। ठीक है, तो पार्टिकल जो है आपका सेंट्रल फोर्स फील्ड में मूव कर रहा है, दैट मीन्स मतलब अगर द पार्टिकल इज इन सेंट्रल फोर्स फील्ड, दैट इज कि आपका जो फोर्स होगा
वो होगा एफ फंक्शन ऑफ आर कैप, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अगर इसका टॉर्क निकाले तो टॉर्क क्या होता है आपका आर क्रॉस एफ। ठीक है, और आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं आर कैप, मतलब आर कैप का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर क्रॉस एफ आर कैप। अब देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है और क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा है। जब हम लोग आई कैप और आई कैप को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो क्या जीरो हो जा रहा था ना, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे तो उसी तरह आपका यहाँ पे आर कैप और आर कैप दोनों का डायरेक्शन सेम है तो क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, डैट मीन्स आपका टॉर्क हो गया जीरो। अब हम लोग जानते हैं कि जो टॉर्क होता है वो होता है dl/dt। ठीक है, एल आपका जहाँ एंगुलर मोमेंटम है, तो अगर टॉर्क जीरो है, टॉर्क अगर जीरो है तो डैट मीन्स हो गया dl/dt जीरो। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका एल जो है वो, इसको इंटीग्रेट करेंगे अगर हम लोग दोनों तरफ, तो एल जो आपका एक कांस्टेंट होगा, मतलब टाइम के चेंज होने के साथ आपका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इस जगह से हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल है वो है इज अ कांस्टेंट ऑफ मोशन। ठीक है, तो आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ये डिफाइन कर सकते हैं, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है ये थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, थोड़ा सा नंबर बढ़ाने के लिए। ठीक है, लेकिन आपका ये आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग फिर अगले वीडियो में एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। अभी के लिए बाय, थैंक यू।